नमस्कार, आदाब। रियासत जम्मू कश्मीर के सियासी हालात ऐसा मुझे लगता है कि आने वाले चंद महीनों में बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। जहां से बैठकर कुछ डेवलपमेंट्स को मैं मॉनिटर कर रहा हूं, यानी कि कैमरा के इस तरफ से, वहां से मुझे लगता है कि जैसे कुछ पुराने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो सकते हैं और कुछ उनमें से गिर भी सकते हैं। इसी प्रोसेस के दौरान कुछ नई ईंटें, नई ब्रिक्स भी शेप ले सकती हैं और फिर यही ईंटें इकट्ठी होकर नए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स की तामीर भी कर सकते हैं। तो लिहाजा जो एक पॉलिटिकल चेंज, नई सियासी तब्दीली, नई सियासी हवा, जिसके बारे में अक्सर बात करते रहते हैं, पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि आने वाले चंद सालों में कुछ ऐसी नई सियासी फिजा भी रियासत में चल सकती है। पिछले हफ्ते जब हम बात कर रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आने वाले बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात का बाइकआउट कर दिया है, दफा 35A के ऊपर तहफुजात को रीजन बनाते हुए, तो उसी वक्त हमने अंदेशा किया था कि शायद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए भी अब ये एक लम्हा फिक्रिया बन गया है, उनके लिए भी मजबूरी है, उनको भी वही करना पड़ेगा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। बिल आखिरकार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी ऐसा ही एक फैसला कर दिया है। अब ये दोनों बड़ी पार्टीज जो रियासत की हैं, ये पंचायती और अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, लेकिन बावजूद इसके गवर्नर एसपी मलिक की एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा अपना अज़म जाहिर किया है कि कम वक्त में ये इंतखाबात होकर रहेंगे। अब क्या होता है कि अगर ये बड़ी पार्टीज इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं तो इंतखाबात फिर भी हो जाते हैं, उससे होता क्या है? एक तो वो जो बड़ी पॉलिटिक्स है, द बिग पॉलिटिक्स ऑफ सिंबलिज्म ऑफ कश्मीर, वो दैट इज बीइंग सॉट टू बी क्रिटिकली चैलेंज्ड बाय जो आइडियलिस्टिक पॉलिटिक्स है, उसको री इलेक्शन के साथ उसको चैलेंज किया जा रहा है। पंचायत इलेक्शन तो पहले ही नॉन पार्टी बेसिस के ऊपर हो रहे थे, लेकिन अब अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस भी गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा सोच रहे हैं कि उनको भी वो नॉन पार्टी बेसिस के ऊपर वो कर दें। 2-3 सिनारियोज इसमें से इमर्ज होते हैं कि अगर ये दोनों पार्टीज बाहर रहती हैं तो फिर भी इलेक्शंस हो जाते हैं। पहली बात तो ये है, क्या इलेक्शंस वाकई ही हो जाएंगे? अगर हो जाते हैं तो इन एब्सेंस ऑफ ए पॉलिटिकल गवर्नमेंट, एक आम आदमी जो है, गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन में जब इलेक्शंस हो रहे होंगे और पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, एक आम आदमी जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, ही और शी स्टैंड्स ए फेयर चांस ऑफ गेटिंग सम वोट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्ट एंड क्रेडिबिलिटी, और अपनी पॉपुलैरिटी के बेसिस के ऊपर सबको एक फेयर चांस मिल जाता है कि आपको कोई पॉलिटिकल प्रेशर, इन्फ्लुएंस वगैरह के बगैर भी आप अपनी पोजीशन वहां पे बना देते हैं। तीसरी चीज ये है कि इलेक्शंस हो गए, पंचायत कॉन्स्टिट्यूट होगी, अर्बन लोकल बॉडीज कॉन्स्टिट्यूट होगी और उनको पावर सही मानों में डेलीगेट की जा सकती हैं। अगर सही मानों में पावर्स उनको डेलीगेट किए जाएं और उनके जो रोल्स और रिस्पांसिबिलिटीज हैं वो उनको दिए जाएं, तो क्या क्या तब्दीलियां हो सकती हैं आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि मुझे नहीं लगता कि रियासत जम्मू कश्मीर में कोई भी ऐसा शख्स, नौजवान या बूढ़ा, जिसको इस बात का अंदाजा भी हो कि असल में फंक्शनल ग्रास रूट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। जब पंचायत एम्पावर्ड होती हैं तो लोगों के पास पावर किस तरह से आती है, जब अर्बन लोकल बॉडीज एम्पावर्ड होती हैं तो लोगों के पास पावर किस तरह से आती है। ये कुछ जम्मू कश्मीर में यूनिक नहीं है। पंचायत, मेरे ख्याल से इनके नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन ये दुनिया भर में ये जो बेसिक ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये कमाल के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इनको जैसे पंचायत्स को रिपब्लिक्स भी, स्मॉल रिपब्लिक्स भी कहा जाता है। यूएसएसआर फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे जो सोवियत है, उसका भी मोर और लेस जो ट्रांसलेटेड मीनिंग है वो पंचायत ही होता है। तो वो सोवियत इकट्ठे होकर एक इतना बड़ा एम्पायर बना दिया, तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर आपके गांव की पंचायत एम्पावर हो जाए तो लोगों के पास, एक आम आदमी के पास पावर कितनी आ जाती है। मैं नजर डाल रहा था कि पंचायत की हिस्ट्री क्या रही है हमारे यहाँ पे। तो 1935 में महाराजा हरि सिंह के दौर में पहली बार पंचायत का एक्ट लाया गया और पंचायत कॉन्स्टिट्यूट की गई। उस वक्त रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर पंचायत की देखभाल सारी होती थी, लेकिन ये पंचायत इस किस्म की होती थी कि एक एलिटिस्ट निजाम, मतलब इट वाज नॉट ए रियल प्रोसेस ऑफ गिविंग पावर टू द पीपल, क्योंकि बहुत सारी उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज कि आप पढ़े लिखे होने चाहिए,
آپ کی سالانہ آمدنی اتنی ہونی چاہیے، آپ مالیہ یعنی ٹیکس دیتے ہونے چاہیے. یہ ساری چیزیں اگر آپ کوالیفائی کریں گے تو اس کے بعد ہی آپ پنچایت کا الیکشن لڑ پائیں گے، ورنہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو لہٰذا وہی جو لوگ جو رجیم کے کلوز تھے، جو جاگیردار تھے، جو بڑے لوگ تھے، امیر تھے، تو وہی پنچایتوں کے ممبر بھی بن جاتے تھے. لیکن کیونکہ اس وقت نظام ہی ایسا تھا، یہ تو ڈیموکریٹک سسٹم کے آنے سے پہلے کی بات ہے، اس وقت نظام ہی ایسا تھا. اب جو جوڈیشل پاورز بھی مثلاً پنچایتوں کے پاس دی جاتی تھی، لیکن پھر بھی کافی اس میں کام ہوتا تھا. ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا کہ 1939 کے سال میں 8800 مقدمہ جات ڈفرنٹ کیسز جو پنچایتی عدالتوں کے سامنے آئے، اور 2 سال کے بعد 1945 میں 25,000 کیسز پنچایتی عدالتوں کے سامنے آئے. تو اس طرح کے بھی ایک فنکشنل ڈیموکریٹک سسٹم اس وقت چلتا تھا. لیکن صحیح امپاورمنٹ جو آف دا پیپل تھرو پنچایت ہے، وہ اس کا پروسیس شروع ہوا 1951-52 میں. کیونکہ مہاراجا کے وقت بہت ساری یہ کوشش تھی، اب یہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا، لیکن کیونکہ جاگیرداری جو بگ لینڈڈ پوزیشن لوگوں کے پاس اتنا تھا کہ عام آدمی کی اس میں کوئی رائے شامل نہیں ہو سکتی تھی. تو جب یہ بگ لینڈڈ ڈسپوزیشن جو یہ لینڈ ریفارمز کے تھرو لوگوں میں زمینوں کا ہموار تقسیم جب شیخ عبداللہ صاحب کی رجیم نے کیا، تو اس وقت 9,000 لوگ کم سے کم 4.5 لاکھ ایکڑ زمین کے مالک تھے. مطلب کچھ 36 لاکھ کنال زمین کے مالک تھے صرف 9,000 لوگ. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 1940s میں زیادہ پاورفل لوگ یہی 9,000 لوگ رہے ہوں گے. تو ان سے جو وہ زمینیں ری ڈسٹریبیوٹ ہوئی تو عام لوگوں کے پاس پاور گئی، پنچایت کافی حد تک امپاورڈ ہو گئی. لیکن جب بعد کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں، شیخ عبداللہ صاحب کے اریسٹ کے بعد، پھر جب دوسرا ایکٹ آیا پنچایت کا 1958 میں، جبکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی 1956 میں درج ہو چکا تھا کہ پنچایتی راج انسٹیٹیوشنز ہوں گے، تو 58 میں جو ایکٹ آیا اس وقت کے جیسے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز اور پولیٹیکل انوائرمنٹ بنا ہوا تھا، اسی کے مطابق پنچایت کی پوری پوزیشن کو ہی نیوٹرلائز کر دیا کہ اختیارات سب سے زیادہ سرکار کے پاس آ گئے. وہ کس کو رکھ سکتے ہیں پنچایت میں، وہ کس کو نکال سکتے ہیں پنچایت سے، وہ دوبارہ وہ سارا نظام جو ہے وہ درم برم ہو گیا. 60s کے ڈیکیڈ میں بھی اسی طرح سے رہا. جب شیخ عبداللہ صاحب واپس آئے اندرا شیخ ایکارڈ کے بعد 74-75 میں، تو 76 میں there was a watershed moment in devolution of power to the people، جو میرے خیال سے جموں کشمیر میں سب سے پہلے پہل لی گئی پورے ہندوستان میں، جس کو کہتے ہیں سنگل لائن ایڈمنسٹریشن، جس میں پھر پنچایت کے لوگ بھی شامل ہوں گے، بلاک ڈیولپمنٹ باڈیز کے بھی، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ باڈیز کے لوگ بھی شامل ہوں گے، اور ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ بورڈ بنے گا. اس میں جو ڈسٹرکٹ ایک ایڈمنسٹریشن کا بڑا یونٹ کہ آج آپ کو ہر مسئلے کے لیے سیکریٹریٹ میں کمشنر سیکریٹری وغیرہ وغیرہ کے پاس جانا پڑتا ہے. تو اس میں ایک اس قسم کی سوچ تھی کہ جو ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں وہ ایز فار ایز دا ڈسٹرکٹ از کنسرنڈ ایز اے یونٹ، وہ فیصلے سب سے بڑے فیصلے سارے وہی پہ کر دیے جائیں گے. ابھی تو گورنر کی گورنمنٹ ہے، لیکن جب پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے اور آپ سیکریٹریٹ میں جاتے ہیں 2 بجے کے بعد، جب سیکریٹریٹ کھلتا ہے عام عوام کے لیے، لوگ آتے ہیں وہاں پہ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ باہر لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اندر منسٹرز سے ملنے کے لیے کوریڈورز وغیرہ میں وہاں پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں. ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 6 سے 7 ہزار لوگ آنے ڈیلی ایوریج سیکریٹریٹ کو وزٹ کرتے ہیں. یہ ہزاروں لوگ ریاست کے مختلف حصوں سے سیکریٹریٹ میں روز کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ان کے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں بلاک سطح کے اوپر، ولیج سطح کے اوپر، پنچایت کے لیول کے اوپر، ڈسٹرکٹ کے لیول کے اوپر، وہ وہاں پہ نہیں ہوتے ہیں، اس لیے یہ اپنے منسٹر کے پاس بھاگتے بھاگتے سیکریٹریٹ میں آتے ہیں. لیکن اگر وہ پنچایتی راج کے انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کیا جائے، ان کو مضبوط کیا جائے، اور اصل میں جو ان کی پاور ہوتی ہے وہ ان کو دی جائے، تو شاید یہ چیزیں نہ ہوں. اس کے بعد آیا 1989 میں، جب فاروق عبداللہ صاحب کی گورنمنٹ تھی، تو انہوں نے دوبارہ پھر سے ایک پنچایتی راج ایکٹ لایا. دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم وین دا ورڈ پنچایتی راج واز یوزڈ. پہلے کیا ہوتا تھا کہ پنچایت کا آپ یہ سمجھتے تھے کہ پنچایت ول اسسٹ دا ایگزسٹنگ انسٹیٹیوشنز آف ایڈمنسٹریشن اینڈ گورننس. پنچایتی راج سے کیا آگے دا ریئل پاور ٹو دا پیپل، لیکن وہ اس کا امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. بعد میں پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کچھ ایسی ہو گئی. تو 2001 میں دوبارہ پھر سے فاروق عبداللہ صاحب کی قیادت میں پھر سے جب پنچایت الیکشنز ہوئے،
तो 22 साल के बाद लोग वोट दे रहे थे। यानी जब एक जनरेशन के बाद लोग पंचायत के इलेक्शन में वोट डालेंगे तो लोगों को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि पंचायत चीज क्या है, इसके मानी क्या है, इससे हासिल क्या है, वगैरह वगैरह। इलेक्शंस तो हो गए लेकिन पंचायत की एम्पावरमेंट नहीं हो सकी, उनको पावर्स नहीं डिवॉल्व हो सकी, पंचायत को प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता। तो एज सच 2006 में पंचायत को डिसॉल्व कर दिया गया। अब 2011 में जब नए इलेक्शंस हो गए पंचायत के, तो उसके बाद बहुत ज्यादा फार क्राई हुई कि अब इतने एडवर्स सर्कमस्टांसेस के बावजूद लोगों ने कुपवाड़ा जैसे डिस्ट्रिक्ट में 80%, 85% लोगों ने वोट डाल दिए। लोगों का एक रुझान आ गया कि हम ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, लेकिन एम्पावरमेंट पंचायत की फिर भी नहीं हो सकी। अब अगर इलेक्शन हो जाते हैं, अभी भी इसमें, हालांकि कल चीफ सेक्रेटरी ने भी बोला है और गवर्नर साहब की तरफ से भी डे बिफोर यस्टरडे ही हैड सेड इन एन इंटरव्यू कि उन्होंने पूरा अज़म जाहिर किया है कि वो पंचायत को पूरी तरह से एम्पावर करेंगे और पंचायत के इलेक्शन बाकायदा तौर के ऊपर कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन मेरे अभी भी खदशात हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर that this thing can really happen, क्योंकि जो बिग पावर है, those people who enjoy the big power, whether that is NC, whether that is PDP, वो क्या कांग्रेस हो, वो क्या बीजेपी हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि पूरी तरह से पावर लोगों के पास आ जाए। एनसी, पीडीपी और कांग्रेस का तो आपके सामने ही है सारा रिकॉर्ड कि किस तरह से उन्होंने हेजिटेट किया है पंचायत को एम्पावर करने के लिए। अब बड़ी सतह के ऊपर अगर आप इनके साथ बात करें तो देखें तो ये कहते हैं जी पावर्स डिवॉल्व होने चाहिए। मुझे जाती तौर पे याद है 2012 में मैं कुछ दोस्तों के हमरा राहुल गांधी साहब से मिला, तो उन्होंने ये कहा कि पावर जम्मू कश्मीर में 12 से 15 फैमिलीज के हाथ में कंसंट्रेटेड है। जब तक वो पावर डिवॉल्व नहीं होगी, लोगों के पास नहीं जाएगी, तब तक लोगों के बहुत सारे मसाइल हल नहीं होंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब 2014 में यहाँ पे कैंपेन कर रहे थे तो उनकी कैंपेन का तो सबसे बड़ा हिस्सा ही यही था कि वो कैसे पावर को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, 2 फैमिलीज से हटाकर पावर को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। यही मुझे याद आता है कि जब जगमोहन साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तो उन्होंने नाम लिया था, बाकायदा तौर के ऊपर निशानदेही की थी कि जम्मू कश्मीर की जो सियासी और इक्तिसादी पावर है वो कंसंट्रेटेड है विद इन द हैंड्स ऑफ 36 फैमिलीज। अब अगर ये पावर टू पीपल चली जाती है, पंचायत के थ्रू चली जाती है, आई थिंक वो भी बहुत सारे जो पावर के स्ट्रक्चर्स हैं वो डिकंस्ट्रक्ट हो सकते हैं। पावर की जो टोटल आप जिस तरह से आप व्यू लेते हैं, इमेजिन करते हैं, वो डिमिस्टिफाई हो सकता है। इससे मैं ये गलतफहमी ना मुझे है, ना ही मैं ये ऐसी गलतफहमी देना चाहता हूं कि जो जम्मू कश्मीर के पेचीदा सियासी हालात हैं वो पंचायतों के साथ या अर्बन लोकल बॉडीज के साथ ठीक हो सकते हैं। उनके लिए एक अलग अप्रोच की जरूरत है। लेकिन काफी हद तक ये जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है एंड हैंडिंग ऑफ पावर टू द पीपल, पंचायत वगैरह के थ्रू, अर्बन लोकल बॉडीज इंस्टीट्यूट्स के थ्रू, अगर ये ऐसा हो जाता है भरपूर तरीके से तो काफी हद तक हालात साजगार हो सकते हैं जिनके बेसिस के ऊपर आप एक जो बड़ी पेचीदा पॉलिटिक्स है उसके साथ आप डील कर सकते हैं। विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस शो। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। तो चलिए हम